एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं संतोष। आपका स्वागत है लोकतंत्र प्रहरी के 8 PM न्यूज में, जहां हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश एवं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। तो आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। दुर्ग के पाटन थाना क्षेत्र स्थित कोडिया धान खरीदी केंद्र में अचानक भीषण आग लग गई। देखते देखते आग ने धान के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे 500 क्विंटल से अधिक धान जलकर राख हो गया। घटना के बाद खरीदी केंद्र में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों और कर्मचारियों ने तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंची दमकल टीम ने कड़ी मशक्कत करते हुए आग पर काबू पाया। आग बुझाने के लिए 5 फायर टेंडरों का पानी इस्तेमाल करना पड़ा। घटना की जानकारी मिलते ही कलेक्टर अभिजीत सिंह मौके पर पहुंचे और हालात का निरीक्षण किया। फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। प्रशासन और पुलिस की टीम जांच में जुटी हुई है तथा नुकसान का आकलन किया जा रहा है। समय रहते आग पर नियंत्रण पा लेने से आसपास के लोगों में बड़े नुकसान को टाल दिया गया। दुर्ग शहर में बढ़ते यातायात दबाव और शहरी विस्तार को देखते हुए प्रशासन अब सड़क व्यवस्था को और अधिक सुगम बनाने और सुरक्षित बनाने की दिशा में सक्रिय नजर आ रहा है। इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों और इंजीनियरों के साथ क्षेत्र के विभिन्न प्रमुख मार्गों और चौक चौराहों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पोटिया चौक से बस्ती तक मार्ग, बोरसी हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र और नया पारा से बघेरा रोड तक सड़क चौड़ीकरण एवं यातायात सुधार की संभावनाओं का जायजा लिया गया। अधिकारियों के साथ हुई चर्चा में भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सड़क चौड़ीकरण, बेहतर ट्रैफिक प्रबंधन और नागरिक सुविधाओं को बढ़ाने के लिए आवश्यक विकास कार्यों की रूपरेखा पर विचार किया गया। इस पहल का उद्देश्य आम नागरिकों को सुरक्षित, व्यवस्थित और सुगम यातायात व्यवस्था उपलब्ध कराना है, जिनसे आने वाले समय में शहर वासियों को जाम और यातायात समस्याओं से राहत मिल सके। दुर्ग पुलिस ने अवैध ऑनलाइन सट्टा कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अंतर्राज्यीय ऑनलाइन बेटिंग नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। थाना छावनी पुलिस की कार्रवाई में मुख्य आरोपी निशांत कुमार गुप्ता सहित कई लोगों की भूमिकाएं सामने आई हैं। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म के जरिए करोड़ों रुपए के अवैध लेन देन को संचालित कर रहा था। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर महाराष्ट्र के नागपुर में दबिश देकर ऑनलाइन सट्टा चला रहे 8 लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जांच में पता चला है कि प्रतिदिन 4 से 5 लाख रुपए और हर महीने लगभग 1.5 करोड़ रुपए का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया जा रहा था। आरोपियों के कब्जे से बड़ी संख्या में बैंक दस्तावेज, ATM कार्ड, सिम कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य बरामद किए गए हैं। वहीं पुलिस ने ऑनलाइन सट्टे में अर्जित अवैध कमाई से खरीदे गए लगभग 23 लाख रुपए कीमत के 15 तोला सोना और डायमंड मिश्रित आभूषण भी जब्त किए हैं। दुर्ग पुलिस को सूचना मिली थी कि कुर्सी पार गेट के पास स्थित एक कोयला डिपो में अवैध रूप से बड़ी मात्रा में कोयला जमा किया गया है। सूचना के बाद थाना कुर्सी पार पुलिस और ACCU की संयुक्त टीम ने मौके पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान डिपो संचालक विजय कुमार केशरवानी के कब्जे से 15.530 टन कोयला, कांटा तराजू और कई दस्तावेज बरामद किए गए। शुरुआत में आरोपी ने GST बिल और परिवहन दस्तावेज दिखाकर कोयले को वैध साबित करने की कोशिश की, लेकिन जांच में कई विसंगतियां सामने आई। जांच में यह भी सामने आया कि अलग अलग लोगों से बोरी और थैलों में लाया गया कोयला खरीद कर बड़े पैमाने पर बेचा जाता था। पुलिस ने विजय कुमार केशरवानी, राजकुमार मिश्रा और सुनील शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में 3 लाख रुपए से अधिक मूल्य का कोयला, मोबाइल फोन और परिवहन वाहन जब्त किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि यह केवल शुरुआती कार्रवाई है और आने वाले दिनों में इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। दुर्ग के सिद्धार्थ नगर इलाके में 2 पड़ोसी परिवारों के बीच पुराना विवाद हिंसा में बदल गया। जानकारी के अनुसार कुंडे और परिहार परिवार के बीच पहले से विवाद चल रहा था। कुछ महीने पहले भी दोनों परिवारों के बीच झगड़ा हुआ था, जो कोर्ट तक पहुंच गया। शुक्रवार को बच्चों के बीच हुई कहासुनी ने अचानक बड़ा रूप ले लिया। एक पक्ष के 15 से 20 लोग लाठी, डंडे, लोहे की रॉड और चाकू लेकर परिहार परिवार के घर पहुंच गए। घर में घुसकर तोड़फोड़ की और परिवार के लोगों के साथ जमकर मारपीट की। इस हमले में कुल 7 लोग घायल हुए हैं। घायलों में कुछ लोगों को चाकू के वार लगे हैं, जबकि कई के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने अतिरिक्त बल तैनात कर दिया है। फिलहाल कोतवाली पुलिस दोनों पक्षों से पूछताछ कर रही है और जांच के बाद आगे की कार्रवाई की बात कही है।
अब नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। बस्तर प्रवास के दूसरे दिन उप मुख्यमंत्री अरुण साव कोंडागांव पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण कर प्रगति की समीक्षा की। नगर पालिका क्षेत्र में मिशन अमृत 2.0 के अंतर्गत लगभग 104 करोड़ रुपए की लागत से बन रही जल प्रदाय योजना का निरीक्षण करते हुए उन्होंने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण कार्य का जायजा लिया। इस योजना के तहत कोसार टेड़ा में बांध से पानी लाकर उसका शोधन किया जाएगा और नल कनेक्शन के माध्यम से घर घर शुद्ध पेयजल पहुंचाया जाएगा। परियोजना का करीब 85% कार्य पूरा हो चुका है। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्माण कार्यों में आ रही बाधाओं को दूर कर तेजी लाने तथा गुणवत्ता और समय सीमा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। अरुण साव ने निर्माणाधीन कोंडागांव नारायणपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 130D का निरीक्षण करते हुए सड़क और पुल पुलियों के निर्माण कार्यों की जानकारी ली। बरसात के दौरान लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए आवश्यक निर्देश दिए। बिलासपुर में आयोजित प्रतिभावान विद्यार्थी सम्मान समारोह में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। इस दौरान मंत्री ने कहा कि मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान केवल उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों का अभिनंदन नहीं, बल्कि उनके परिश्रम, अनुशासन, संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रति समर्पण का भी सम्मान है। उन्होंने कहा कि शिक्षा समाज को नई दिशा देने और राष्ट्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का सबसे सशक्त माध्यम है। मंत्री ने विश्वास जताया कि प्रदेश के प्रतिभाशाली युवा अपनी क्षमता, मेहनत और कर्तव्य निष्ठा से राज्य और देश का गौरव बढ़ाएंगे। कार्यक्रम में विधायक धर्मजीत सिंह, विधायक सुशांत शुक्ला और जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी की गरिमामय उपस्थिति रही। अंत में मंत्री ने आयोजन समिति को बधाई देते हुए सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। जशपुर जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच रही हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की घोषणा के अनुरूप जिले में चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार का बड़ा सपना साकार होता नजर आ रहा है। संभावना है कि इसी शैक्षणिक सत्र से जशपुर मेडिकल कॉलेज में 50 MBBS सीटों पर प्रवेश शुरू हो जाएगा। इससे जिले और आसपास के क्षेत्र में विद्यार्थियों को मेडिकल शिक्षा के लिए दूर दराज के शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। मेडिकल कॉलेज के साथ साथ नर्सिंग कॉलेज, फिजियोथेरेपी कॉलेज और नेचुरोपैथी कॉलेज की स्थापना की प्रक्रिया भी जारी है। मेडिकल कॉलेज शुरू होने से जशपुर सहित आसपास के आदिवासी और दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी, विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ेगी और गंभीर मरीजों को बड़े शहरों में रेफर करने की आवश्यकता भी कम होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मेडिकल कॉलेज जशपुर जिले के विकास में मील का पत्थर साबित होगा और स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा। सरगुजा के मैनपाट क्षेत्र में पीलिया के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन को अलर्ट मोड पर ला दिया है। नर्मदापुर, कुनिया, सपनादर, बरिमा और बैगहवा गांव में संक्रमण के मामले सामने आए हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक पिछले 10 दिनों के भीतर कुनिया गांव के उप सरपंच समेत 5 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने फिलहाल 2 मौतों की पुष्टि की है और बाकी मामलों की जांच जारी है। कई मरीजों का इलाज अंबिकापुर और रायपुर के अस्पतालों में चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें गांव-गांव पहुंचकर लोगों की स्क्रीनिंग, जांच और उपचार कर रही है। बीमारी के कारणों का पता लगाने के लिए मरीजों को ब्लड सैंपल लिए जा रहे हैं। साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में हेल्थ कैंप लगाकर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग को आशंका है कि दूषित पेयजल इस संक्रमण की सबसे बड़ी वजह हो सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए गांव के जल स्रोतों और पानी सप्लाई की जांच की जा रही है। प्रशासन ने ग्रामीणों से उबाल कर पानी पीने, साफ सफाई बनाए रखने और किसी भी तरह के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत स्वास्थ्य केंद्र पहुंचने की अपील की है। बिलासपुर के तोरबा थाना क्षेत्र में महिला की फोटो एडिट कर सोशल मीडिया पर वायरल करने का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। महिला ने शिकायत में बताया कि सुकेंद्र साहू और प्रांशु ने परिचय का गलत फायदा उठाते हुए उनकी तस्वीर से छेड़छाड़ की, उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। आरोपी की इस हरकत से महिला की सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी रजनीश सिंह के निर्देश पर विशेष टीम गठित की गई। तकनीकी साक्ष्य और मिली जानकारी के आधार पर आरोपी की लोकेशन मालखरोदा जिला शक्ति में ट्रेस की गई। पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 77 और IT एक्ट की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया गया है। कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
अब नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों पर। भारत में बढ़ती ईंधन की कीमतों और विदेशी कच्चे तेल पर निर्भरता को कम करने की दिशा में भारत ने एक और बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली के पूसा रोड पर देश का पहला E85 फ्यूल डिस्पेंसर शुरू किया गया है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसका उद्घाटन किया। E85 फ्यूल में 85% एथेनॉल और 15% पेट्रोल का मिश्रण होता है। सरकार का कहना है कि यह ईंधन मौजूदा E20 पेट्रोल की तुलना में 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता पड़ेगा। हालांकि E85 फ्यूल का इस्तेमाल केवल फ्लेक्स फ्यूल तकनीक वाली गाड़ियों में ही किया जाएगा। सामान्य E20 वाहनों में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। सरकार का दावा है कि E85 के इस्तेमाल से प्रदूषण में कमी आएगी, विदेशी तेल आयात पर निर्भरता घटेगी और देश की किसानों की आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। ऊर्जा की बढ़ती मांग को देखते हुए सरकार अब वैकल्पिक और स्वदेशी ईंधन स्रोतों को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। बिहार की राजनीति में सुरक्षा को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। शनिवार को सुबह मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने अपने सरकारी आवास से तैनात सभी सुरक्षा कर्मियों को वापस भेज दिया। इसके बाद आरजेडी नेताओं और कार्यकर्ताओं का राबड़ी आवास पर जुटान शुरू हो गया। राबड़ी देवी की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया के जरिए पार्टी नेताओं और समर्थकों के आवास पर पहुंचने की अपील की। उनका कहना है कि बिहार सरकार ने लालू परिवार की सुरक्षा में कटौती कर उन्हें असुरक्षित करने की कोशिश की है। राबड़ी देवी के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी अपनी Y+ श्रेणी की सुरक्षा वापस कर दी। आरजेडी का आरोप है कि सरकार राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। दूसरी तरफ बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था की समय समय पर समीक्षा की जाती है और उसी आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। उन्होंने सुरक्षा लौटाने के फैसले को आरजेडी की राजनीतिक रणनीति बताया। दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के बीच पुलिस ने एहतियातन कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को हिरासत में लिया। अधिकारियों के मुताबिक प्रदर्शन स्थल पर समर्थकों और कुछ विरोधी समूहों के बीच तनाव की आशंका थी, जिसके चलते सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया। इसी बीच प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी प्रदर्शन स्थल पहुंचे। वांगचुक ने अभिजीत दीपके और आंदोलन में शामिल युवाओं के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया, जिसके बाद बड़ी संख्या में समर्थक उनके आसपास जुट गए। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए अभिजीत दीपके ने कहा कि भारत लौटते समय उन्हें लगा था कि शायद यह उनकी आजादी का आखिरी पल हो सकता है, लेकिन देश के युवाओं ने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उन्होंने कहा कि छात्र और युवा वर्ग हमेशा अपने अधिकारों के लिए खड़ा है और यही लोकतंत्र की असली ताकत है। कॉकरोच जनता पार्टी का दावा है कि जंतर मंतर पर हजारों लोग प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को 4 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। दोनों देशों के बीच लगातार मिसाइल और ड्रोन से हमले जारी हैं, जिनमें हजारों लोगों की जान जा चुकी है। इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सीधे बातचीत का प्रस्ताव दिया, लेकिन पुतिन ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। जेलेंस्की ने पुतिन के नाम एक खुला पत्र जारी करते हुए कहा कि कभी यूक्रेन के लोग पुतिन को सकारात्मक नजरिए से देखते थे, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। जेलेंस्की ने युद्ध बंदियों की अदला बदली, युद्ध के दौरान ले जाए गए नागरिकों और बच्चों की वापसी की मांग भी उठाई। साथ ही चेतावनी दी कि यदि रूस युद्ध समाप्त नहीं करता तो यूक्रेन अपने अस्तित्व की लड़ाई जारी रखेगा। वहीं दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ब्रिक्स देशों की बढ़ती ताकत का जिक्र करते हुए कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में ब्रिक्स का योगदान लगातार बढ़ रहा है और यह G7 देशों को पीछे छोड़ चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर बड़ा हमला बोलते हुए दावा किया है कि ईरान की नौसेना और वायुसेना लगभग खत्म हो चुकी है। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर अमेरिकी सैनिकों को नुकसान पहुंचाया जाता है तो ईरान के खिलाफ युद्ध दोबारा शुरू करने का यह पर्याप्त कारण होता है। हालांकि उन्होंने संकेत दिए कि अमेरिका ईरान के साथ ऐसे समझौते पर विचार कर सकता है जिसमें यूरेनियम भंडार हटाने की शर्त अनिवार्य न हो। इस बीच ईरान ने इजराइल को खुली चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर बेरूत पर बड़ा हमला हुआ तो क्षेत्र के अन्य देशों को भी संघर्ष में घसीटा जा सकता है। इस बयान ने पूरे खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा चिंता बढ़ा दी है। तनाव के बीच ओमान के मीना अल फहाल तेल टर्मिनल पर विस्फोट की खबर ने नई चिंता पैदा कर दी है। सूत्रों के मुताबिक ड्रोन हमले की आशंका के बाद कच्चे तेल की लोडिंग रोक दी गई है, जिससे वैश्विक तेल बाजार भी प्रभावित हो सकता है। आज के समाचार यहीं तक। अब दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।
LP News. This program is sponsored by SR Hospital and Research Center. हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। LP न्यूज, आपकी आवाज।